द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इस पर बात करेंगे कि इंसान असल में सीखते कैसे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से सोचा गया है और आज हम सीखने से जुड़े 3 बड़े नजरियों पर चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म, संज्ञानवाद मतलब कॉग्निटिविज्म और रचनावाद जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। और हमारी बातचीत का जो बड़ा सवाल होगा वो ये है कि क्या सीखना किसी बाहरी सच्चाई को मतलब जस का तस अपने दिमाग में उतार लेना है, जैसा कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद की सोच है, या फिर सीखना एक निजी और कह सकते हैं एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हर इंसान अपने तजुर्बों से ज्ञान को खुद बनाता है, जैसा रचनावाद कहता है। बिल्कुल। और देखिए, मेरी राय में व्यवहारवाद और संज्ञानवाद ये हमें सीखने के ऐसे मॉडल देते हैं जिन्हें परखा जा सकता है, जो वैज्ञानिक सबूतों पर टिके हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि दशकों की रिसर्च का नतीजा है। मैं इसी बात को चुनौती दूंगी। मेरा मानना है कि रचनावाद हमें सीखने की एक ज्यादा गहरी और असल तस्वीर दिखाता है, जिसमें इंसान की रचनात्मकता, उसके समाज और संदर्भ को अहमियत दी जाती है, जिसे मुझे लगता है बाकी दोनों नजरिए कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि सीखने के किसी भी सिद्धांत की नींव वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों ही एक वस्तुनिष्ठ यानी एक ऑब्जेक्टिव सोच पर आधारित है। इसका मतलब है कि दुनिया में एक सच्चाई है जो हमारे मानने या ना मानने से नहीं बदलती और जिसे हम जान सकते हैं। व्यवहारवाद कहता है कि सीखना हमारे बर्ताव में आया एक ऐसा बदलाव है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे वो पावलोव के कुत्तों का एक्सपेरिमेंट था, घंटी बजने पर लार टपकाना। ये बाहरी उत्तेजना और इनाम या सजा यानी रीइंफोर्समेंट का नतीजा है। B.F. स्किनर ने इसे और आगे बढ़ाया। यहाँ सीखने वाला कोई मूक दर्शक नहीं है, बल्कि वो फीडबैक के आधार पर अपने काम करने के तरीके को बदलता है। पर इसमें सीखने वाले को एक तरह से जानवर या मशीन ही तो माना गया, जो बस बाहरी संकेतों पर प्रतिक्रिया देता है। मैं कहूंगा कि ये एक शुरुआती बिंदु था। इसके बाद संज्ञानवाद आया, जिसने इस प्रक्रिया को और गहराई दी। उसने कहा कि सीखना सिर्फ बाहरी बर्ताव नहीं, बल्कि एक दिमागी प्रक्रिया है। हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है, जो जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल करता है। यहीं से स्कीमा का आइडिया आता है, यानी हमारे दिमाग में जानकारी के फोल्डर बने होते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो बताती है कि ज्ञान के कितने अलग अलग लेवल होते हैं, सिर्फ रटने से लेकर विश्लेषण और सृजन तक। इन दोनों सिद्धांतों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके लक्ष्य और नतीजे बिल्कुल साफ होते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है, और किसी भी अच्छी ट्रेनिंग या शिक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। मैं मानती हूँ कि ये मॉडल साफ सुथरे हैं, पर असल दुनिया इतनी साफ सुथरी नहीं होती। मुझे लगता है कि ये दोनों नजरिए सीखने की प्रक्रिया को जरूरत से ज्यादा सरल बना देते हैं। आप एक इंसान को कंप्यूटर या जानवर की तरह नहीं देख सकते। यही रचनावाद की भूमिका आती है। रचनावाद कहता है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर रखी है और हमें उसे बस उठा लेना है। ज्ञान बनाया जाता है, रचा जाता है। हम सब अपने पुराने अनुभवों, अपनी मान्यताओं और नई जानकारी को मिलाकर अपनी एक समझ बनाते हैं। इसलिए ये एक सापेक्षवादी यानी रिलेटिविस्ट नजरिया है। हर किसी का सच उसके अपने संदर्भ में होता है। जहां संज्ञानवाद तर्क और लॉजिक पर टिका है, वहीं रचनावाद सीखने में रचनात्मकता, जिज्ञासा और आपसी बातचीत जैसे इंसानी पहलुओं को जगह देता है। यहाँ सीखने वाला सिर्फ जानकारी का प्रोसेसर नहीं, बल्कि अर्थ का निर्माता है। और शिक्षक का काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ छात्र खुद खोज कर सकें, सवाल पूछ सकें और अपनी समझ बना सकें। ये तरीका जटिल समस्याओं को सुलझाने और गहरी सोच को बढ़ावा देने के लिए कहीं ज्यादा कारगर है। अच्छा, यहीं पे मुझे एक बुनियादी दिक्कत नजर आती है। अगर आप कहती हैं कि ज्ञान हर किसी के लिए अलग अलग है और उसे बनाया जाता है, तो फिर हम एक साझा पाठ्यक्रम कैसे बना सकते हैं? विज्ञान और गणित जैसे विषयों में तो एक वस्तुनिष्ठ सच होता है ना? 2 और 2 मिलकर 4 होंगे, चाहे कोई भी उसे अपने अनुभव से रचे। एक बाहरी सच्चाई का होना तो जरूरी है, वरना हम सिखाएंगे क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बाहरी दुनिया है ही नहीं।
लेकिन उस दुनिया को हम समझते कैसे हैं ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है। चलिए इतिहास का एक उदाहरण लेते हैं। 1857 का संग्राम, क्या वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था या सिर्फ एक सिपाही विद्रोह? एक ही घटना की दो अलग-अलग व्याख्याएं हैं और दोनों ही अपने अपने नजरिए से सही हो सकती हैं। एक छात्र जो ब्रिटिश इतिहास पढ़कर आया है और एक जो भारतीय इतिहास पढ़कर आया है, दोनों इस घटना से अलग-अलग अर्थ का निर्माण करेंगे। रचनावाद इसी प्रक्रिया को मान्यता देता है। सीखना तथ्यों को जमा करना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों की व्याख्या करना है। लेकिन व्याख्या के लिए भी तो एक साझा आधार चाहिए जो वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं। तथ्य ये हैं कि कुछ घटनाएं हुईं, कुछ लोग मारे गए, कुछ तारीखें थीं। उसके बिना तो व्याख्या हवा में होगी। अगर हर छात्र अपनी मनगढ़ंत कहानी को ज्ञान का निर्माण कहने लगे तो कक्षा में तो अराजकता फैल जाएगी। मूल्यांकन कैसे होगा? क्या हर जवाब सही माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। अराजकता का सवाल ही नहीं उठता। शिक्षक या कह लीजिए सूत्रधार की भूमिका यहीं आती है। ये सुनिश्चित करना कि छात्र जो व्याख्या कर रहा है वो सबूतों और तर्क पर आधारित हो, लेकिन यह उसे एक ही सही व्याख्या रटाने से बहुत अलग है। यह उसे सोचना सिखा रहा है। चलिए अब सीखने वाले की भूमिका पर आते हैं। आपने कहा कि आपके मॉडल में सीखने वाला सक्रिय है। मैं मानती हूं, लेकिन उसकी सक्रियता जानकारी को प्रोसेस करने तक सीमित है। जैसे किसी फैक्ट्री का वर्कर जो असेंबली लाइन पर पुर्जे जोड़ रहा है। संज्ञानवाद से हमें चंकिंग जैसी तकनीकें मिलती हैं, यानी किसी मुश्किल विषय को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, या फिर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल होता है, जहां एक शिक्षक शुरू में ज्यादा मदद देता है और धीरे धीरे उसे कम करता जाता है। ये तकनीकें बहुत कारगर हैं, मैं मानती हूँ। हाँ, और वे साबित हुई हैं। वे कारगर हैं, लेकिन किस लिए? जानकारी को कुशलता से दिमाग में डालने के लिए। रचनावाद सीखने वाले को इससे भी बड़ी और सक्रिय भूमिका देता है, एक आर्किटेक्ट के, जो सिर्फ पुर्जे नहीं जोड़ रहा बल्कि पूरी इमारत डिजाइन कर रहा है। यह सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करना नहीं, बल्कि उसे अपनी मौजूदा समझ से जोड़कर एक नया मतलब बनाना है। सीखना यहाँ एक सामाजिक गतिविधि है। ये छोटे ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए, एक दूसरे से बहस करते हुए होता है। इसका लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये सीखना है कि कैसे सीखा जाता है। कोई अपना घर खुद डिजाइन करने लगेगा तो बहुत से घर गिर जाएंगे। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम छात्रों को पहले एक मजबूत, परखा हुआ ब्लूप्रिंट दें? हर किसी को पहिए का आविष्कार दोबारा करने पर क्यों मजबूर किया जाए? इसमें मतलब समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे पहले मानव शरीर की संरचना को जस का तस याद करना ही होगा। वो अपने अनुभव से फेफड़ों की एक नई जगह रच नहीं सकता। आप एक बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। रचनावाद का मतलब ये नहीं है कि तथ्यों को पूरी तरह से नकार दिया जाए। डॉक्टर को शरीर की संरचना जाननी ही होगी, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ वही नहीं है जिसे सारे तथ्य याद हैं, बल्कि वो है जो उन तथ्यों का इस्तेमाल करके किसी मरीज की अनोखी और जटिल समस्या का समाधान कर सके। वो सिर्फ जानकारी को याद नहीं करता, वो उसे लागू करता है। रचनावादी माहौल उसे यही करना सिखाता है, अलग अलग जानकारी को जोड़कर एक नई स्थिति में समाधान खोजना। ये पहिए का आविष्कार दोबारा करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पहिया काम कैसे करता है, ताकि आप एक बेहतर गाड़ी बना सके। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक गहरा तरीका है, लेकिन फिर हम इसे मापेंगे कैसे? शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। व्यवहारवादी और संज्ञानवादी मॉडल हमें मूल्यांकन के बहुत साफ तरीके देते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, चेकलिस्ट, मल्टीपल चॉइस सवाल, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि छात्र ने कितना सीखा। ये तरीके भरोसेमंद हैं और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकते हैं। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है, आपके भरोसेमंद तरीके अक्सर सीखने की सबसे सतही परत को मापते हैं। क्या छात्रों को तथ्य याद हैं? वे रटने की क्षमता को पुरस्कारित करते हैं, गहरी समझ को नहीं। रचनावादी मूल्यांकन तर्क, प्रक्रिया और अंतर्दृष्टि पर ध्यान देता है। हम इसमें पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हैं, यानी छात्र के सबसे अच्छे काम का एक संग्रह, जिससे उसकी पूरी विकास यात्रा दिखती है। प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन के जरिए हम देखते हैं कि छात्र अपने ज्ञान को असल दुनिया की समस्याओं पर कैसे लागू कर पा रहा है।
ये रटने की परीक्षा से कहीं ज्यादा गहरी समझ दिखाता है। पोर्टफोलियो का आइडिया कला या डिजाइन जैसे विषयों के लिए तो बहुत अच्छा है। एक चित्रकार का पोर्टफोलियो वाकई बताता है कि वो कितना अच्छा कलाकार है। लेकिन आप 1000 केमिस्ट्री के छात्रों का मूल्यांकन पोर्टफोलियो से कैसे करेंगे? ये व्यावहारिक नहीं है और इसमें व्यक्तिपरकता का खतरा भी बहुत है। एक शिक्षक को जो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, हो सकता है दूसरे को न लगे। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स कम से कम निष्पक्ष तो होते हैं, वे सभी को एक ही पैमाने पर मापते हैं। निष्पक्षता की ये परिभाषा बहुत संकीर्ण है। क्या ये निष्पक्ष है कि एक छात्र जो रटने में अच्छा है उसे उस छात्र से बेहतर मान लिया जाए जो रचनात्मक रूप से समस्या का समाधान कर सकता है लेकिन जिसे तथ्य याद नहीं रहते? और केमिस्ट्री में भी पोर्टफोलियो बन सकता है। इसमें उसके लैब रिकॉर्ड्स, किसी स्थानीय पर्यावरण के मुद्दे पर किया गया एक छोटा रिसर्च प्रोजेक्ट या किसी जटिल रासायनिक प्रक्रिया को समझाने वाला एक वीडियो हो सकता है। हाँ, इसे जांचना मुश्किल है, लेकिन ये छात्र की काबिलियत की कहीं ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करता है। हम आसानी के लिए गुणवत्ता से समझौता क्यों करें? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां संसाधनों की कमी है। हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो बड़े पैमाने पर काम कर सकें। और ये हमें हमारे आखिरी मुद्दे पर लाता है, वैज्ञानिक वैधता बनाम शैक्षिक उपयोगिता। स्रोत सामग्री साफ कहती है कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिनके मॉडल को परखा जा सकता है, जिनके नतीजों की भविष्यवाणी की जा सकती है, जबकि रचनावाद को एक शैक्षिक अभिविन्यास या एक दर्शन के रूप में बेहतर समझा जाता है। शिक्षा का डिजाइन मजबूत अनुभवजन्य सबूतों पर आधारित होना चाहिए, जो ये पहले दो सिद्धांत देते हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद नहीं कर सकते कि छात्र अर्थ का निर्माण कर लेंगे। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित तरीका चाहिए कि वे सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक की ये परिभाषा ही बहुत सीमित है। क्या एकमात्र सबूत वही है जो एक नियंत्रित प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग से आता है? रचनावाद की प्रभावशीलता उन नतीजों में दिखती है जिन्हें शायद क्विज से मापना मुश्किल है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और अनिश्चितता से निपटने की क्षमता। आज की तेजी से बदलती दुनिया में क्या ये क्षमताएं तथ्यों को रटने से ज्यादा जरूरी नहीं है? इसका लक्ष्य सिर्फ ज्ञान का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि छात्रों में जिंदगी भर खुद से सीखने की क्षमता पैदा करना है। लेकिन आप इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्षमताएं तभी विकसित होती हैं जब आपके पास ज्ञान का एक मजबूत आधार हो? आप किसी विषय पर क्रिटिकली तभी सोच सकते हैं जब आप उस विषय के बारे में कुछ जानते हो, और वो ज्ञान अक्सर संज्ञानात्मक तरीकों से ही सबसे प्रभावी ढंग से दिया जाता है। आप किसी ऐसे विषय को एक्सप्लोर नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो। मैं इससे सहमत हूँ। रचनावाद का मतलब शून्य से शुरू करना नहीं है। इसके 5E मॉडल जैसे कि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट जैसी रणनीतियों को देखिए। एंगेज और एक्सप्लेन चरण इसी बारे में है कि छात्र को शुरुआती जानकारी और संदर्भ दिया जाए, लेकिन फर्क मालिकाना हक का है। यहाँ जानकारी को छात्र पर थोपा नहीं जाता, बल्कि छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से जानकारी को खींचता है। शिक्षक उसे एक सवाल या एक समस्या देता है और फिर छात्र उस समस्या को हल करने के लिए ज्ञान की खोज करता है। यह प्रक्रिया सीखने को ज्यादा सार्थक और यादगार बनाती है। अंत में मेरे लिए बात सबूत और नतीजों पर आकर रुकती है। सीखने का कोई भी तरीका तभी प्रभावी माना जा सकता है जब वो भरोसेमंद हो और उसके नतीजे परखे जा सके। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद हमें सीखने की प्रक्रिया को समझने और प्रभावी शिक्षण रणनीतियां बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा देते हैं। वे हमें साफ नतीजे देते हैं जिन्हें मापा जा सकता है, जो किसी भी शिक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी है। व्याख्या और अर्थ का निर्माण जरूरी है, लेकिन ये एक मजबूत वस्तुनिष्ठ ज्ञान की नींव पर ही खड़ा होना चाहिए। और मैं कहूंगी कि अगर हम सिर्फ मापने योग्य नतीजों पर ध्यान देंगे तो हम सीखने के सबसे जरूरी हिस्सों को खो देंगे। वो मॉडल अपनी जगह सही है, लेकिन वे सीखने की पूरी कहानी नहीं बताते। रचनावाद हमें याद दिलाता है कि सीखना एक इंसानी, सामाजिक और रचनात्मक काम है। ये हमें सिर्फ जानकारी जमा करने से आगे बढ़कर मतलब बनाने, अपनी सोच पर विचार करने और ज्ञान को असल दुनिया में लागू करने के लिए उकसाता है। सच्ची और टिकाऊ सीख वहीं से आती है जब ज्ञान हमारे लिए निजी तौर पर सार्थक हो जाता है,
न कि जब उसे सिर्फ परीक्षा के लिए रट लिया जाता है। ये तो साफ है कि सीखने का कोई एक सही सिद्धांत नहीं है। हर नजरिया हमें एक अलग लेंस देता है जिससे हम इस जटिल प्रक्रिया को देख सकते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे असरदार तरीका इन सभी के तत्वों को मिलाना है। किसी मशीन को चलाना सीखने जैसे प्रक्रियात्मक कामों के लिए व्यवहारवाद शानदार हो सकता है। जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए संज्ञानावाद की तकनीकें काम आ सकती हैं। और जब चुनौती नई हो, समस्या अस्पष्ट हो और एक नए समाधान की जरूरत हो, तो रचनावाद का रास्ता सबसे बेहतर हो सकता है। इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने का असली फायदा ये समझने में है कि हमें अपने सीखने के लक्ष्य के हिसाब से सही सिद्धांत, सबूत और उद्देश्य का चुनाव कैसे करना है। स्रोत सामग्री में खोजने के लिए अभी और भी बहुत कुछ है।